अगर हम दुनिया के ऑयल रिजर्व्स देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। पूरी दुनिया का एनर्जी कंट्रोल ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड की टॉप न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप कहोगे यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। लेकिन इनमें एक भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग मिडिल ईस्ट कंट्री शामिल नहीं है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानर रियलिटी है। लेकिन आप कहोगे ईरान तो न्यूक्लियर बना रहा है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ साइंस का इशू नहीं, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का गेम है। आज मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब तक ये बैलेंस ऐसा ही रहेगा, इजराइल डोमिनेट करेगा और इजराइल के थ्रू यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे रीजन पर चलेगा। चाइना और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट सिर्फ यूएसए के कंट्रोल में रहे, इसीलिए वो चाहते हैं कि ईरान स्ट्रांग हो। और जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रांग होने का सबसे फास्ट तरीका होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी न्यूक्लियर पावर होने की वजह से कोई भी दुश्मन मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसी वजह से दो न्यूक्लियर कंट्रीज अक्सर डायरेक्ट वॉर नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि नुकसान दोनों तरफ से होगा। आज इजराइल फलस्तीन या ईरान के टारगेट्स पर एक्शन करता है तो दुनिया ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन सोचिए, अगर कल ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए, तब फाइट बैलेंस हो जाएगी, और इसी बैलेंस के लिए ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया की न्यूक्लियर बनने के बाद पाकिस्तान को भी ग्लोबल सपोर्ट मिला, ताकि साउथ एशिया का बैलेंस ना बिगड़े। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसी स्टेज पर है, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए चाहिए होता है यूरेनियम 235 आइसोटोप, जबकि नेचुरल यूरेनियम ज्यादातर होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 को स्पेशल मशीन से प्रोसेस करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, आसान अल्फाजों में यूरेनियम का पावरफुल बनना। न्यूज में यह टर्म आप अक्सर सुनते हो। आज की डेट में ईरान 60% एनरिचमेंट तक पहुंच चुका है, जबकि न्यूक्लियर वेपन के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। इसीलिए जब भी ईरान आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे साइंटिस्ट्स मिस्टीरियस किल हो जाते हैं, फैसिलिटीज डैमेज हो जाती हैं, या प्रोग्राम डिले हो जाता है। इसी के साथ एक और बड़ा इशू है, और वो है पैसा। न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत महंगा होता है। यूएसए ने सिर्फ 1996 तक $773 बिलियन सिर्फ डेवलपमेंट में लगाए थे, और उसके बाद $6.1 ट्रिलियन डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस में लगाए थे। ईरान पर हेवी सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए की तरफ से, इसलिए पैसा भी लिमिटेड है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इजराइल और सऊदी अरबिया। ये दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान रीजनल सुपर पावर बने। ईरान और सऊदी कभी एलाइज थे, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दोनों के बीच टक्कर शुरू हो गई। ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, लेकिन सऊदी सिर्फ 1932 में बना, और फिर भी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया, क्योंकि होली प्लेसेस वही हैं। ईरान के पास 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और लगभग 8.79 करोड़ पॉपुलेशन है। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी के पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 3.6 करोड़ की पॉपुलेशन है। ईरान का मानना है कि एक इस्लामिक लीडर उसे होना चाहिए, जबकि सऊदी को वो यूएसए का क्लोज एलाई समझता है। सऊदी में यूएस मिलिट्री बेसेस हैं, जबकि ईरान खुद को इंडिपेंडेंट इस्लामिक पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखो, सऊदी और ईरान हमेशा अपोजिट साइड्स पर खड़े होते हैं, और जब तक ये टक्कर रहेगी, मिडिल ईस्ट का पावर गेम कभी सिंपल नहीं होगा।